हमारे सामने 27 नवंबर 2025 के द हिंदू अखबार के कुछ चुनिंदा लेख हैं और सच कहूं तो इन्हें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हर तरफ स्थापित व्यवस्थाओं पर एक तरह का आप कह सकते हैं स्ट्रेस टेस्ट चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से जहां कानून बनते नहीं बल्कि उनकी व्याख्या होती है हमारी न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जो सीधे सीधे जजों की नियुक्ति के तरीके पर ही सवाल उठा रही है। कॉलेजियम सिस्टम पर। हाँ, मांग यह है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन मतलब NJAC को वापस लाया जाए। ये बहस तो खैर नई नहीं है, लेकिन इस बार ये फिर से क्यों गर्मा गई है? देखिए, ये बहस इसलिए बार बार लौट कर आती है क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जुड़ी है। जजों को कौन चुने? सही बात है। अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें मोटे तौर पर जज ही जजों को चुनते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बेहद काबिल लोगों के बंद क्लब के सदस्य ही ये तय करें कि अगला सदस्य कौन होगा। इससे न्यायपालिका की आजादी तो बनी रहती होगी। हाँ, आजादी तो बनी रहती है, लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप है और मैं उनके शब्दों में कह रही हूँ कि ये भाई भतीजावाद और पक्षपात का अड्डा बन गया है। अच्छा, और एनजैक इसका क्या हल निकालने की कोशिश कर रहा था? एनजैक की कोशिश थी कि इस बंद क्लब में मतलब सरकार और समाज के भी कुछ लोगों को शामिल किया जाए ताकि थोड़ी पारदर्शिता बढ़े और प्रक्रिया में जनता का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व हो। बिल्कुल। 2015 में जब संसद ने इसे बनाया तो तर्क यही था कि ये लोगों की इच्छा का प्रतीक है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहकर रद्द कर दिया कि इससे सरकार का दखल बढ़ जाएगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। तो अब याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उस फैसले में 4 जजों की राय ने लोगों की इच्छा को पलट दिया था। जी, यही उनका मुख्य तर्क है। तो एक तरफ न्यायपालिका की आजादी और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक जवाबदेही। ये तो एक कभी न खत्म होने वाली खींचतान लगती है। बिल्कुल, और यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती और खूबसूरती भी है ना। एक तरफ लोगों की चुनी हुई सरकार, दूसरी तरफ न्यायपालिका की आजादी। ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हर पीढ़ी को अपने लिए साधना पड़ता है और ये संतुलन साधने की चुनौती सिर्फ जजों की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं दिख रही है। केंद्र और राज्यों के रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही तनाव दिख रहा है, खासकर राज्यपाल की भूमिका को लेकर। एक लेख में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया राय असल में संघीय ढांचे को मतलब केंद्र राज्य के रिश्ते को कमजोर कर सकती है। हाँ, और ये मामला बहुत दिलचस्प है। देखिए, संविधान के अनुसार जब कोई राज्य विधानसभा कोई कानून पास करती है तो वो राज्यपाल के पास जाता है। सही। अब राज्यपाल या तो उसे मंजूरी दे सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। लेख का तर्क ये है कि राज्यपाल इस शक्ति का इस्तेमाल एक तरह के पॉकेट वीटो की तरह कर रहे हैं। वो महीनों तक बिल पर बैठे रहते हैं, फिर उसे लौटा देते हैं और जब विधानसभा उसे दोबारा पास कर दे, जो कि वो करने के लिए बाध्य है, बिल्कुल, तब राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को भेज देते हैं। मतलब एक तरह से कानून को अनिश्चित काल के लिए लटका देना। लेकिन संविधान में राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां तो दी ही गई हैं। तो फिर लेख में इसे संघीय ढांचे के लिए खतरा क्यों बताया जा रहा है? वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लेखक का कहना है कि ये लक्ष्मण रेखा तब पार हो जाती है जब एक गैर निर्वाचित राज्यपाल जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है एक चुनी हुई राज्य सरकार की इच्छा को इस तरह से दरकिनार करने लगता है। अच्छा। लेख इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताता है। वो GST मुआवजे में देरी से लेकर CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग तक के उदाहरण देते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे राज्यों की स्वायत्तता को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। उनका मूल तर्क ये है कि राज्य केंद्र के अधीनस्थ नहीं है बल्कि संविधान के तहत बराबर के भागीदार हैं। ये तो हुई संस्थाओं और उनके ढांचे की बात, लेकिन जब नीतियां जमीन पर उतरती हैं तो उनका असर सीधे लोगों पर पड़ता है और असम से कुछ ऐसी ही चिंताएं सामने आ रही हैं। जी। वहाँ निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए एक प्रस्तावित कानून ने ईसाई समुदाय को परेशान कर दिया है। जी, ये मामला अल्पसंख्यक अधिकारों और सरकारी रेगुलेशन के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन का है। असम सरकार एक कानून लाना चाहती है जो सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करेगा और इसमें अल्पसंख्यक संचालित संस्थान भी शामिल होंगे। और इसी बात पर आपत्ति है? हाँ, असम क्रिश्चियन फोरम मतलब ACF ने इसे अपनी स्वायत्तता पर सीधा हमला कहा है। उन्हें डर है कि इससे उन्हें संविधान के तहत मिले जो विशेष संरक्षण है वो खत्म हो जाएंगे और उनके संस्थानों पर सरकार का अनियंत्रित नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें सरकार का कोई पक्ष भी है?
मतलब क्या फीस को रेगुलेट करने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही थी? अक्सर ये शिकायतें तो आती हैं कि प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूलते हैं। बिल्कुल, और सरकार का तर्क यही होगा कि ये कदम सभी छात्रों और अभिभावकों के हित में है। लेकिन यहाँ एक भरोसे की कमी का मसला भी है। ACF इसे एक अलग थलग घटना के तौर पर नहीं देख रहा। अच्छा। उन्होंने अपने बयान में पहले के असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ ईविल प्रैक्टिसेस एक्ट का भी जिक्र किया है, जिससे उन्हें लगा था कि उनके समुदाय को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। तो ये आशंका एक खास संदर्भ में पैदा हुई है, जहां उन्हें लग रहा है कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी पर धीरे धीरे अंकुश लगाया जा रहा है। और ये संतुलन बनाने की कोशिश, या कह लें कि अधिकारों को लेकर खींचतान, हमें राष्ट्रीय स्तर पर नए लेबर कोड्स के विरोध में भी दिख रही है। देश भर में ट्रेड यूनियन और किसान संगठन सड़कों पर हैं। उनकी मुख्य आपत्ति क्या है? यूनियनों का मुख्य तर्क ये है कि ये 4 नए कोड दशकों के संघर्ष से हासिल किए गए श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। उनका दावा है कि इन कानूनों से यूनियन बनाना, हड़ताल पर जाना और विवाद होने पर समय पर न्याय पाना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। हाँ, राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये कोड हड़ताल करने के हमारे अधिकार को नकारते हैं। मिसाल के तौर पर अब किसी भी हड़ताल से पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा, जो उनके मुताबिक हड़ताल को लगभग नामुमकिन बना देता है। लेकिन सरकार का तर्क तो ये है कि ये कोड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है, पुराने कानूनों का जाल खत्म करेंगे और इससे देश में निवेश बढ़ेगा, नई नौकरियां पैदा होंगी। क्या यूनियनों के ज्ञापन में इस तर्क का कोई जवाब दिया गया है? हाँ, और यहीं पर विचारधारा का टकराव सामने आता है। यूनियनों का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर असल में हायर एंड फायर, यानी आसानी से नौकरी पर रखने और निकालने की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि ये कोड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन को भी मुश्किल बनाते हैं और रजिस्ट्रार को यूनियन को डीरजिस्टर करने की ज्यादा शक्तियां देते हैं। और इस विरोध में सिर्फ मजदूरी नहीं, बिजली क्षेत्र के इंजीनियर भी शामिल हैं, जिन्हें डर है कि ये निजीकरण का रास्ता साफ करेगा। तो ये एक तरफ मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और दूसरी तरफ बिजनेस के लिए लचीलेपन की लड़ाई है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये जो तनाव है ये सिर्फ अंदरूनी नहीं है। ताइवान को लेकर जापान और चीन के बीच जो हो रहा है वो एशिया की पूरी तस्वीर बदल सकता है। ये एक बड़ा राजनीतिक संकट बन गया है। बड़ा संकट कहना भी शायद कम होगा। इसकी शुरुआत हुई जापानीज प्रधानमंत्री के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि ताइवान पर चीनी हमला जापान के लिए अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है। अस्तित्व के लिए खतरा? जी। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक बहुत ही खास कानूनी शब्दावली है। इसका ठीक मतलब क्या है? 2015 में जापान ने कानून पास किया था जो उनकी सेना को सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार देता है। यानी अगर किसी सहयोगी देश पर हमला होता है और उससे जापान के अस्तित्व पर खतरा आता है, तो जापान भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, भले ही उस पर सीधा हमला न हुआ हो। अरे, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उनकी 70 साल पुरानी शांतिवादी नीति से एक बहुत बड़ा बदलाव है। उस नीति के तहत जापानी सेना सिर्फ अपनी रक्षा के लिए लड़ सकती थी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब जापान अब अपनी सेना को दूसरे देश की रक्षा के लिए भेज सकता है। ये तो उनकी अब तक की पूरी विदेश नीति के खिलाफ जाता है। चीन की प्रतिक्रिया क्या रही इस पर? चीन की प्रतिक्रिया बेहद सख्त रही है। उन्होंने ताइवान के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं, जापानी समुद्री भोजन के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो एक तरह का आर्थिक दबाव है, और कई सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। वो इसे उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल। 1 मिनट, लेख में कुछ आंकड़े दिए हैं जो चौंकाने वाले हैं। मतलब जापान सैन्य टकराव की बात कर रहा है उस चीन से जो उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और ताइवान जो इस तनाव का केंद्र है वो जापान को सेमीकंडक्टर देता है। ये कैसी उलझन है? यही इस कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। ये एक जबरदस्त विरोधाभास है। चीन जापान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जापान अपने लगभग 60% रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भर है। रेयर अर्थ जो फोन से लेकर मिसाइल तक हर चीज में लगते हैं। बिल्कुल। वहीं जापान अपने 50% से ज्यादा हाई एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए ताइवान पर निर्भर है। और तो और जिस ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जलडमरू मध्य को लेकर ये सारा विवाद है,
वो जापान के व्यापार की जीवन रेखा है। 2022 में वहां से $440 बिलियन से ज्यादा का जापानी व्यापार गुजरा। तो एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता और दूसरी तरफ ये आर्थिक मजबूरी। जापान तो एक तरह से दोधारी तलवार पर चल रहा है। बिल्कुल, इसीलिए जहां एक तरफ बयानबाजी तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये गहरा आर्थिक जुड़ाव किसी भी सीधे टकराव को दोनों पक्षों के लिए अविश्वसनीय रूप से महंगा बना देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है जिसमें कोई भी पक्ष आसानी से पीछे नहीं हट सकता। ये जो बाहरी दुनिया में संतुलन बनाने की जद्दोजहद है, कुछ वैसी ही कोशिश भारत की न्यायपालिका अपने अंदर भी कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भारतीय न्यायपालिका के भविष्य के लिए एक विजन पेश किया है। वो एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति की बात कर रहे हैं। जी, और ये सीधे तौर पर स्थिरता और पूर्वानुमान की एक अपील है। सीजेआई का कहना है कि देश में 25 अलग-अलग उच्च न्यायालय हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी कई बेंच हैं। इसके कारण अक्सर एक ही कानूनी मुद्दे पर अलग-अलग, यहाँ तक कि विरोधाभासी फैसले भी आ जाते हैं। हाँ, इससे आम आदमी के मन में भ्रम पैदा होता है। बिल्कुल, वो एक न्यायिक सिम्फनी चाहते हैं, मतलब कानून की व्याख्या पर एक एकीकृत दृष्टिकोण हो, भले ही उसे अलग-अलग जज अपनी आवाज में व्यक्त करें। तो क्या सीजीआई की ये न्यायिक सिम्फनी की बात, शुरुआत में हमने जिस एनजेएसी वाली बहस की बात की थी, उसका एक तरह से जवाब है कि बाहरी दखल की बात करने से पहले हम अपने घर को खुद ठीक कर लें? ये एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है। इसे निश्चित रूप से उस तरह से देखा जा सकता है। ये न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए एक आंतरिक सुधार का प्रयास है। जब न्यायपालिका के भीतर से ही स्थिरता और एकरूपता की आवाज उठती है, तो ये बाहरी हस्तक्षेप के तर्कों को कमजोर करती है। और सीजेआई की ये बात उनकी एक और चिंता से भी जुड़ती है, हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए न्याय तक पहुंच। जब कानून की व्याख्या इतनी जटिल और अलग-अलग होगी, तो एक आम गरीब इंसान के लिए इस व्यवस्था में न्याय पाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सिम्फनी सिर्फ जजों के लिए नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने अपनी संस्थाओं के भीतर सत्ता के संतुलन को लेकर संघर्ष देखा, जमीनी स्तर पर नई नीतियों के खिलाफ एक तरह का विरोध देखा, और एशिया में एक बड़े भू राजनीतिक टकराव की आहट सुनी। इन सब में जो एक आम धागा है, वो है स्थापित संरचनाओं और नए दबावों के बीच का तनाव। चाहे वो जजों की नियुक्ति की 70 साल पुरानी प्रक्रिया हो, या केंद्र राज्य संबंधों का संवैधानिक संतुलन, या फिर श्रमिकों के अधिकार, या एशिया में युद्ध के बाद बनी शांति की व्यवस्था हो। हर जगह जो बुनियादी नियम कायदे थे, उन्हें नई हकीकतों के सामने चुनौती दी जा रही है और उन पर नए सिरे से बहस हो रही है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने चर्चा की कि कैसे जापान के 2015 के कानून ने उसे एक अस्तित्व के लिए खतरे की स्थिति में अपने शांतिवादी संविधान की नई व्याख्या करने की इजाजत दे दी। ये एक सवाल खड़ा करता है,